वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं और ऐसी जंग जिसको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा पहले, एक खौफनाक जंग जिसका खात्मा पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से हो गया और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा आज, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट सामने आ रहे थे, वो कह रहे थे कि आज तो सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी, सिफारतकारी जो की सतह पर अगर हम देखें, पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसको इंटरनेशनल भी सराहा जा रहा है और हर हेडलाइन में इस वक्त पाकिस्तान की गूंज है, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है जो हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ दोनों फरीकैन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मुज़ाकरात के हवाले से मुकम्मल तैयारी भी कर चुके हैं और डिस्कशन इसी हवाले से हमारी जारी है। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट। सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो मुझे इस पर अपनी टेक दीजिएगा कि कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने जो मीडिएशन का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की वजह से बिलाखिर ये चीज़ मुमकिन हुई है और इस कामयाबी को आप कितना बड़ा समझते हैं पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इसकी जरूरत नहीं है बताने की, वो कामयाबी आपके चेहरे से झलक रही है, आपकी स्माइल बता रही है, पाकिस्तानियों के जो फूले हुए सीने हैं वो बता रहे हैं, अकड़ी हुई गर्दनें बता रही हैं। देखें, 2025 के अंदर जब हम मार्का हक जीते तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फखरिया यूं सीधा सीधा चल रहे थे और कह रहे थे हम पाकिस्तानी हैं, वी आर प्राउड पाकिस्तानीज। एंड टुडे वी कैन से द सेम दैट वो मुल्क जो ये दावा कर रहा था कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई है, आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 17 ममालिक में जारी जंग पाकिस्तान की वजह से थमी है। और इसका मतलब यह है कि 8 जंगों पे अगर वो नोबल इनाम लेना चाह रहे थे तो हमारे तो फिर 2 बन जाते हैं, एक फील्ड मार्शल साहब के, एक वजीर आजम साहब का। और फिर ये जंग दुनिया की तबाही के दाहने पे जा रही थी ना, यानी कि तीसरी जंग अजीम पे जा रही थी। तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तानी कौम को और ये दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम शुक्राने के नवाफिल भी अदा करें। देखें, जब हमारा मुल्क तरक्की करता है तो हमारी इज्जत में इजाफा हो जाता है और जब किसी कौम को इज्जत मिल जाती है तो यकीन माने कि फिर मुल्क का छोटा या बड़ा या उसके वसाइल होने की बात नहीं होती, वो कौमें फिर आगे निकल जाती हैं। आप देख लीजिए कि मंगोल कौम क्या थी और फिर उसके बाद तातारी जब आए और फिर पूरी दुनिया को उन्होंने जाके, यानी कि एक स्पार्क आ जाता है। गुजारिश ये करने का मकसद ये नहीं है, मैं तो तातारी का इस लिहाज से नहीं बता रहा वो कि उनकी दास्तान बड़ी जालिमाना है, लेकिन पाकिस्तान की जालिमाना नहीं है, पाकिस्तान की अमन और सलामती की बात हो रही है। देखिए, पूरी दुनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हर मुल्क का, अमेरिकन कहते हैं कि हम अपने अमेरिकन के लिए जिएंगे, बरतानिया वाले अपने लिए कहते हैं, अरब दुनिया अपनी बात करती है, जापान चीन अपनी बात करता है। पाकिस्तान का जो है वो कायदे आज़म ने जो हमें बताया था कि पीस, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की खुशनुदी के लिए काम करेंगे। कितना खूबसूरत है हमारा ये सारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी फिक्र। और पाकिस्तानी कौम दुनिया की 4 मोस्ट इंटेलिजेंट कौम के अंदर शामिल होती है और यही वजह है कि जो काम मगरिब न कर सका, जो दुनिया के तमाम ममालिक जिनको ताले लग गए उनके मुंह को, पाकिस्तान खड़ा था मैदान में। पाकिस्तान सेट के नहीं, हम पीस कराएंगे। क्या चीन और क्या रूस और क्या जापान और क्या कोरिया और क्या बड़े बड़े पूरे यूरोप के ममालिक और जो एशिया के बड़े बड़े दावेदार, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का एतमाद जीता, ईरान का भरोसा हासिल किया और अरब दुनिया के ऊपर जो है उनका यकीन था। यही वजह थी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खड़े हुए हैं एक दुनिया के अमन और सलामती का पैगाम लेके। तो आज ये जो महफिल पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर सज रही है, मुझे अपने वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह का एक जुमला याद आता है। वो कहते थे कि एक वक्त आएगा कि जब दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। और वो वक्त हम देख रहे हैं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये जो हमने एक वक्त था जब हम यहाँ पर बैठकर आपसे डिस्कशन कर रहे थे बुनियादुल मरसूस के हवाले से, उसके बाद फिर वहाँ से सफ़र ये शुरू होता होता अब वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ का सफ़र है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है पाकिस्तान को। बिल्कुल सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पॉइंट्स के हवाले से जो दोनों जानिब से रखे तो गए हैं, लेकिन अब आपकी इसके ऊपर क्या एनालिसिस है? आप किस तरह से देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी मेन पॉइंट्स हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो भी एक डिबेटेबल बात है, क्योंकि उस पे ज़ाहिर है अमेरिका का मेन जो है मसला वो यही है कि वही वो खुलनी चाहिए, और क्योंकि वरना ईरान के पास रहा तो वो तो मुस्तकबिल। हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी जीती, हमने जो स्ट्रेटेजिक डोमेन में भी जीती, हमने मिलिट्री डोमेन में भी जीती, हमने डिप्लोमेटिक डोमेन में भी जीती, और हमने पॉलिटिकल डोमेन में जीती। क्योंकि आप देखें, अमेरिका जो चाहता था कि यहाँ इनके मुल्क के अंदर शोरिश बपा करे और अवाम को उकसाए, आज 80 लाख लोग अमेरिका में अमेरिका की हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। तो इसलिए मैं पॉलिटिकल डोमेन की बात कर रहा हूँ। आप देखें कि ईरान की स्ट्रेटेजी ने दुनिया को तकसीम करके रख दिया, और सिर्फ अमेरिका और इंडिया और इजराइल, ये आपको 3 मुल्क इकट्ठे नजर आए। बाकी तमाम मुल्कों ने इनसे जो है वो दूरी इख्तियार की, जो उनके हमेशा से पार्टनर रहे थे। अच्छा, इस सारे के अंदर यूनाइटेड नेशन का किरदार नहीं आ रहा। अब आप आ जाए पाकिस्तान पे, यानी कि पाकिस्तान एक यूनाइटेड नेशन का मुतबादिल के तौर पर नजर आ रहा है। मुस्तकबिल का शराजा बंदी जो है उसमें यूएन हो गया, नेटो हो गया, ओआईसी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, मुझे ये नजर नहीं आ रहे। और मुझे नजर जो आ रहे हैं वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एचसीओ नजर आ रहा है, मुझे ब्रिक्स बैंक नजर आ रहा है, मुझे जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक नजर आ रहा है, और मुझे दुनिया में एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है जिसकी जड़ें इस्लामाबाद के अंदर आके मजबूत हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो अब सिचुएशन है वो ये है कि अना को कैसे उन्होंने तसल्ली देनी है, क्योंकि आने वाले अमेरिकन इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, लेकिन यहाँ एक शैतान है, और वो शैतान कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू। नेतन्याहू कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात किसी, ये जो बेल है ये मंडेट चढ़े, क्योंकि एक तरफ लबनान का मामला है। ईरान ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि लबनान, जो 10 नुकात आपने पढ़े हैं, इसके अंदर एक नुक्ता बकायदा लबनान के हवाले से है। तो अगर लबनान में या खित्ते में, देखिए गजल बेटा, अगर किसी खित्ते के अंदर कहीं भी जो है वो मामलात रहेंगे, आग जलती रहेगी, तो ये अलाव कभी भी बन सकती है। इसलिए जब तक खित्ते में मुकम्मल अमन नहीं आता, और उसके लिए इजराइल को रोकना किसी और के बस की बात नहीं है, मां सवाए अमेरिका के। वैसे रोकना तो बड़ा आसान काम है, अमेरिका हट जाए, इजराइल को तो मैं समझता हूँ बहुत लोग रोकने वाले हैं, उसके लिए तो किसी मुल्क की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो चंद जहाजी। लेकिन सर, सॉरी टू कट यू, इसमें फिर अब एक सवाल, जैसे आपने जिक्र किया ना, इसमें सवाल एक ये भी उठ रहा है कि अगर इजराइल नहीं मानता, क्योंकि माजी की एग्जांपल्स हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़ाकरात होते तो फिर हमले कर दिए जाते थे। तो अभी भी हम लेबनान के हवाले से देख रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह से कशीदगी हो रही है, यहाँ से सीज फायर हुआ, उसने वहाँ पर हमले शुरू कर दिए। तो फिर अगर फिर जो केस आप बता रहे हैं कि इसमें अगर अमेरिका फिर अगर साइड पे हो जाता है, तो फिर यहाँ पर एक चीज ये है कि तमाम कंट्रीज में मिल जाए और फिर वो ये कहें कि हम देख लेंगे इजराइल को। सवाल एक ये भी उठ रहा है। जी, ये बात है, लेकिन फिलहाल क्योंकि आपको मालूम है इस सारे अमल के अंदर जेडी वेंस को, अगर हम इनका किरदार, अभी इंडिविजुअल्स का किरदार देख लें, जेडी वेंस वो शख्सियत हैं जो पहले दिन से ये बात कर रहे थे, जंग की मुखालफत कर रहे थे, मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। देखें, ये बात उन्होंने कही थी, यानी कि ही वाज मोर ऑफ ए पॉजिटिव, उनका इस सारे अमल के अंदर था। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ हैं, जो कभी गर्म, कभी सर्द, कभी वो अमेरिका की तरफ झुकाव रखते हैं, तो कभी वो ईरान के हवाले से नरमी इख्तियार करते हैं। लेकिन इसमें जैरेड कुशनेर जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उनका है। जैरेड कुशनेर ना सिर्फ दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, बल्कि साथ ही साथ जैरेड कुशनेर का एक और भी तारुफ है, और वो ये है कि वो बहुत जबरदस्त दोस्त हैं। उनका गाड़ी चटती है नेतन्याहू के साथ, और इस दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नेतन्याहू अमेरिका जाता है तो जैरेड कुशनेर के घर में रहता है।
अब आप देखें कि ये जो एक स्पॉइलर मुझे नजर आ रहा है। दूसरी जानिब अगर आप बाकिर कालीबाफ साहब को देखें जो स्पीकर हैं, और इसी तरह से अब्बास राक्ची साहब को, जिन्होंने वॉर ऑफ नैरेटिव लड़ी और उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर जंग लड़ी, ये दोनों अफराद बड़े मुतब्बर हैं और जाहिर है ये कोई काम नहीं करेंगे जो मुज्तबा खामेनाई के पॉलिसी के खिलाफ हो या मसूद पज़ेश्कियान साहब की पॉलिसी के खिलाफ हो। इसलिए इस टाइम पे जो सूरत हाल है, मुझे जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ का किरदार मस्बत नजर आ रहा है। मुझे इन दोनों ईरानी जो लीडरशिप है इनका किरदार मस्बत नजर आ रहा है। लेकिन एक आदमी जैरेड कुशनेर को इसलिए भेजा गया है कि इजराइल को तो पाकिस्तान ना तस्लीम करता है, ना करेगा इंशाल्लाह, और उसकी वजह यह है कि जैरेड कुशनेर लगता यह है कि वो नुमाइंदगी इजराइल की करेगा, और इजराइल यानी कि है तो वो अमेरिकी शहरी, लेकिन जो उसका जहन या उसके दिल के अंदर बात है। अब यहाँ एक और बात है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पीट हेग्सेट का जो परसों उन्होंने परसों तरसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहां जो बयान दिया है, मेरे ख्याल में वो बड़े खतरनाक बयानात हैं, क्योंकि उनसे तो मेरे ख्याल है कि ये खित्ते को मजीद झुलसाने की कोशिश है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं, और शायद वो समझ चुके हैं कि ये सारा काम अमेरिका को फंसाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, अमेरिका को फंसाने के लिए किया जा रहा है। और जेडी वेंस के हवाले से भी आपने कहा कि उन पर भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सर, चूंकि वक्त की कमी थी, आपसे बहुत सारी चीज़ें और भी पूछनी थी, लेकिन आपको पता है कि वक्त जब कम हो तो फिर हमारे सवाल भी लिमिटेड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।